जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग उपस्थित हुए नए सेशन के साथ। आज से आप लोगों के बीच बारी बारी से सभी सब्जेक्ट का क्विज डिस्कशन प्रस्तुत किया जाएगा। जिस तरह आप लोग जीरो से हीरो पाठशाला को प्यार देते आ रहे हैं, कृपया उसी तरह से आप लोग इस चैनल के माध्यम से प्यार को देते रहिए और इस चैनल को अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे हम लोग जल्द ही बड़े मंच पर उतरने का जो शौक रख रहे हैं उसका पूरा हो सके, जिससे मेरे प्यारे बंधु लोग को सहारा मिले। चलिए आज का क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो क्यूज का माध्यम रहेगा साइंस पर्सन। चलिए सबसे पहला प्रश्न कहता है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। इसका आप रिपीट कीजिएगा कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। ठीक है, बहुत अच्छा। इस कब कितने ईस्वी में किया था? तो 1801 में। जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु। कौन है? अरस्तु। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाने का प्रयास किसने किया था? लैमार्क ने। ठीक है। चिकित्सा शास्त्र, ठीक है, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस। ठीक है, कौन है? हिप्पोक्रेटस। भारत में चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? ठीक है, भारत में अगर पूछा जाए कि भारत में चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, मतलब तो चरक। चिकित्सा के जनक कौन है? तो चरक है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। ठीक है, कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है। भारत में शल्य चिकित्सक के जनक, भारत में शल्य चिकित्सक के जनक कौन है? तो सुश्रुत। कौन है? सुश्रुत। याद रखिएगा कि क्वेश्चन अगर आ जाए कि भारत में शल्य चिकित्सा के जनक कौन है, तो सुश्रुत याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि द्विनाम पद्धति किसने दिया? तो कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, द्विनाम पद्धति किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने 1753 में। कब दिया था? 1753 में दिया था। क्वेश्चन है कि 5 जगत प्रणाली जो बंटवारा हुआ था जगत को, तो 5 वर्गीकरण की पद्धति को किसने प्रस्तुत किया? तो रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने। ठीक है, किसने? रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने। ठीक है, कब किया था? तो 1969 में। कब किया था? 1969 में। देखो, समस्त 5 जगत में जो जीवों को बांटा गया था वो कौन कौन 5 जगत था? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक, पादप और जंतु। कितने जगत में बांटा था? फिर से रिपीट कीजिएगा, कौन कौन है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। ठीक है। सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए, सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं, वो किस जगत में आते हैं? मोनेरा जगत में। कौन आते हैं? तो प्रोकैरियोटिक जीव ना। सभी प्रोकैरियोटिक जीव जो होंगे वो किस में सम्मिलित होंगे? मोनेरा जगत में। ठीक है। मोनेरा जगत के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? जीवाणु, नील हरित शैवाल ना। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया, मतलब वही हुआ, नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? प्रोकैरियोटिक अगर जीव है जिसमें क्या नहीं होगा? केंद्रक उपस्थित नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि एक कोश के यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं किसमें? प्रोटिस्टा जगत में। प्रोटिस्टा जगत में कौन होगा? तो सभी, मतलब एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होंगे। एक कोशिकीय होंगे, इसका कोशिका एक कोशिका जिसका शरीर निर्माण होगा वो रहेंगे ना। इसका क्या यूकैरियोटिक जीव होंगे, वो किस में रहेंगे? प्रोटिस्टा जगत में। सभी एक कोशिकीय जीव किस में रहेंगे? प्रोटिस्टा जगत में। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। ठीक है, कौन कौन होंगे? शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। ये सब एक कोशिकीय जीव में, मतलब प्रोटिस्टा के जगत में ये सब आते हैं। ठीक है। यूकैरियोटिक में क्या उपस्थित होता है? तो केंद्रक। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। ये डिफरेंट दोनों में है। यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? केंद्रक नहीं होता है। ठीक है। जीवाणु की खोज किसने किया? ये प्रश्न है। ल्यूवेनहॉक ने। कब किया था? तो 1683
1683 ईस्वी में। कब किया था? 1683 ईस्वी में। जीवाणु विज्ञान की पिता कौन है? तो ल्यूवेनहॉक, क्योंकि जीवाणु खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक। जीवाणु विज्ञान के भी जनक कौन होंगे? तो ल्यूवेनहॉक होंगे। ठीक है। जीवाणु नाम दिया, मतलब जीवाणु का जो नाम है किसने दिया? तो किसने दिया था? एहरेल वर्ग ने। किसने दिया था? एहरेल वर्ग ने दिया था 1829 में। कब दिया था? 1829 में। कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव क्या कहलाता है? जो कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव होगा उसको क्या कहेंगे? जीवाणु कहेंगे। क्या कहेंगे? जीवाणु कहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि दलहनी पौधे के जड़ों में, दलहनी पौधे के जड़ों में कौन सा जीवाणु पाए जाते हैं? तो राइजोबियम नामक जीवाणु। कौन जीवाणु पाए जाते हैं? राइजोबियम नामक जीवाणु। जितना भी दलहनी पौधे हो गए उसके जड़ में कौन जीवाणु पाए जाते हैं? तो राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कौन बदलता है? वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट के रूप में कौन बदलता है? तो राइजोबियम बदलता है। कौन बदलता है? राइजोबियम बदलता है। दूध में पाए जाने वाले जीवाणु, दूध में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। दूध से दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन ऐसे भी हो जाता है कि दूध से दही में बनाने में उपयोग जीवाणु कौन है? तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने। किसने? जोसेफ लिस्टर ने। जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। जीवाणु में राइबोसोम पाया जाता है तो 70S पाया जाता है। कौन सा प्रकार का पाया जाता है? 70S। प्रोटोजोआ होता है। कैसा जीव है? प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। प्रोटोजोआ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रोटोजोआ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गोल्डफस ने। किसने किया था? प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन हो सकते हैं? अमीबा, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम एंटमीबा हिस्टोलिका। अमीबा, यूग्लिना, ठीक है, प्लाज्मोडियम एंटमीबा हिस्टोलिका। ठीक है, याद रहेगा ना। हरा प्रोटोजोआ कौन हो सकता है? यूग्लिना जो होता है वो हरा प्रोटोजोआ कहलाता है। उसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। संसार का सूक्ष्मतम जीव कौन होते हैं? तो वायरस। कौन होते हैं? वायरस। वायरस यानी विषाणु होते हैं। कौन होते हैं? विषाणु की अध्ययन क्या कहलाता है? तो किसी भी चीज का अगर अध्ययन की बात आ जाए तो उसका अंग्रेजी मीनिंग से मिलता जुलता रहता है। तो विषाणु को अंग्रेजी में वायरस बोलते हैं। तो विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। क्या होंगे? वायरोलॉजी। विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोव्स्की ने। किसने? इवानोव्स्की ने। कब किया था? 1892 में। 1892 में किया था। साधारणतः सभी जीवाणु मतलब साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं। विषाणु का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से होता है। प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से। किससे होता है? न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है। जीवन की मूलभूत इकाई, जीवन की मूलभूत इकाई कौन हो सकते हैं? सेल यानी कोशिका। जीवन की क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई कौन हो सकते हैं? सेल यानी कोशिका। ठीक है। कोशिका की खोज किसने किया? किसने किया था? कोशिका खोज किसने किया था? हाँ, थोड़ा सा जोर से बोलिए। जीवित कोशिका खोज किसने किया था? जीवित कोशिका खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक। और कोशिका खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक। और जीवित कोशिका की बात करते ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक। और कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। तो इससे साबित होता है कि मृत कोशिका खोज किसने किया होगा? तो रॉबर्ट हुक ने किया होगा। ठीक है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन स्वान ने। किसने? स्लाइडेन एवं स्वान ने। ठीक है। जीवधारियों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होते हैं?
कोशिका यानी सेल, ठीक है। कोशिका कई प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, इसमें केंद्रक, मतलब प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक होता है ना, केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक एवं केंद्रिकाएं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक में होते हैं केंद्रक या केंद्रिकाएं नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में देखो, प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक में सबसे छोटी की मतलब कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका किसमें होती है? माइकोप्लाज्मा में, ठीक है। किसमें? माइकोप्लाज्मा में। केंद्र व केंद्रिका उपस्थित नहीं होते हैं तो यूकैरियोटिक में। किसमें? केंद्रक एवं केंद्रिकाएं नहीं होते हैं तो प्रोकैरियोटिक में। बात समझ में आया? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा में, सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होगा? न्यूरॉन होगा। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल की। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन होगा? अंडाणु। जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो जीव द्रव। जीवन की भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव। जीव द्रव का खोज किसने किया था? डोडजार्डिन ने, ठीक है। जीव द्रव का नामकरण किसने दिया? पुरकिंजे ने। किसने दिया था? पुरकिंजे ने, 1839 में, ठीक है, 1839 में। जीव द्रव का सिद्धांत किसने दिया? शुल्ज ने। किसने दिया था? शुल्ज ने। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। पादप शरीर का बाहरी जो आवरण हुआ क्या कहलाएगा? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें? तो केवल पादप में। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? केवल पादप में। कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। कोशिका झिल्ली पाई जाती है, पादप में भी पाए जाते हैं और जंतु में भी पाए जाते हैं। कोशिकाओं को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? तो कोशिका झिल्ली। कौन प्रदान करता है? कोशिका झिल्ली प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिकाओं, चलिए, कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड तथा प्रोटीन की। किसकी? लिपिड तथा प्रोटीन की। कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेलुलोज की। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? तो पादप में। और कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? तो जंतु, मतलब जीव एवं पादप एवं जंतु, जीव जंतु में भी आ जाएंगे और पादप में भी, ठीक है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड तथा प्रोटीन की। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? तो अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो बेंडा ने। किसने दिया था? बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है किसमें? जीवाणु में। क्या नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले द्रव का नाम क्या है? मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर द्रव पाया जाता है उसका नाम क्या है? मैट्रिक्स है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा गृह या पावर हाउस कौन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का श्वसन केंद्र कौन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का श्वसन केंद्र कौन कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है? तो एटीपी के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है? एटीपी का। हाँ, एटीपी का निर्माण किसमें एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी की इकाई क्या होती है? तो ऊर्जा। एटीपी की इकाई क्या होती है? तो ऊर्जा। क्रेब्स चक्र होता है कहाँ, किसमें होता है? हाँ, क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की खोज किसने किया? तो
हैंस क्रेब्स ने अपन नाम ही दे दिया, खोज किया अपन नाम दे दिया। तो क्रेब्स चक्र की खोज किसने किया था? क्रेब्स ने ही किया था। किसने किया था? क्रेब्स ने। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है क्रिस्टी को। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कौन होगा? तो क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कौन कहलाता है? क्रिस्टी। गोल्जी का खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी का खोज किसने किया? कैमिलो गोल्जी ने। मतलब गोल्जी का खोज किया, अब अपन नाम ही दे दिया, ठीक है। अब उसका नाम गोल्जी का था और अपन नाम ही दे दिया उसको, तो उसका ठीक है, अपन नाम पर ही खोज कर लिया। गोल्जी काय की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? सिस्टर्नी कहता है। गोल्जी काय की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? सिस्टर्नी कहती है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कौन होगा? तो गोल्जी का है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कौन होगा? गोल्जी का है। गोल्जी का का मुख्य कार्य, गोल्जी का मुख्य कार्य क्या है? गोल्जी का मुख्य कार्य क्या है? श्रवण, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कहाँ होता है? तो गोल्जी कायम में। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कहाँ होता है? गोल्जी कायम में। लाइसोसोम, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे ने। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी डुबे ने। लाइसोसोम एक प्रकार क्या हो सकता है? तो एंजाइम। लाइसोसोम एक प्रकार क्या है? तो एंजाइम है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो बाह्य पदार्थ का भक्षण एवं पाचन। बाह्य पदार्थ क्या कर सकता है? भक्षण एवं पाचन होगा। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। कोशिका का एटम बम कहलाता है लाइसोसोम। कोशिका का एटम बम कहलाता है तो लाइसोसोम। राइबोसोम खोज किसने किया था? पैलेट ने, ठीक है। किसने किया था? पैलेट ने। कब किया था? तो 1953 में। राइबोसोम बने होते हैं आरएनए एवं प्रोटीन का। राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए एवं प्रोटीन का। राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? तो केंद्रिकाओं द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा होता है? तो केंद्रिकाओं के द्वारा। राइबोसोम कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के, वो 70S और 80S राइबोसोम। राइबोसोम कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, वो 70S होंगे और 80S होंगे। प्रोकैरियोटिक में पाए जाने वाले कौन सा राइबोसोम होता है? तो 70S। यूकैरियोटिक में कौन सा होगा? तो 80S। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम द्वारा। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कहाँ होता है? तो गोल्जी काय में। कार्बोहाइड्रेट कहाँ होगा? गोल्जी काय में। और प्रोटीन का कहाँ होगा? तो राइबोसोम में। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाती है? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। क्वेश्चन आएगा कि क्या कहते हैं? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, तो गोल्जी का है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गोल्जी का है। पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कौन कहलाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। लवक पाए जाते हैं किसमें? तो पादप में। लवक कहाँ पाए जाते हैं? लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। लवक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। वर्णी लवक जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वर्णी लवक फूल बीज में पाए जाएंगे, ठीक है। अवर्णी लवक जड़ में पाए जाएंगे। अवर्णी लवक कहने का रंगहीन, रंगहीन लवक। तो जड़ में किसी पौधा का जड़ रंगहीन होता है। तो अवर्णी लवक कहाँ पाया जाएगा? तो जड़ में। अगर जड़, किसी पौधा का जड़ देखे तो एक ही कलर का रंगहीन रहता है ना, कोई कलर में रहता है। तो जब भी अवर्णी लवक की बात आएगा तो कहाँ आ जाएगा? जड़ में, पौधे के जड़ में। अब वर्णी लवक आएगा तो रंगीन की बात आ रहा है। वर्णी मतलब रंगीन। तो रंगीन जब भी किसी की चर्चा होगा तो कहाँ? कोई फूल न तो पत्ते, मतलब फल। फूल न तो फल। फूल और बीज में क्या होते हैं? कौन सा रंग आकर्षक होते हैं? वो कैसा कहलाता है? क्रोमोप्लास्ट, यानी वर्णी लवक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्णी लवक। और हरित लवक मतलब हरा। तो हरा कहाँ होता है? पत्ता का रंग हरा होता है। तो हरित लवक कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्ता में। कुछ पत्ता का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। कुछ पत्ता का रंग कैसा होता है? पीला। तो किसके कारण? कैरोटीन के कारण। पत्ते का रंग पीला किसके कारण? तो कैरोटीन के कारण। लेकिन हरित लवक कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्ते में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पत्ते में। फर्ण हरित यानी क्लोरोफिल में मुख्य रूप से कौन धातु उपस्थित होता है?
तो मैग्नीशियम, ठीक है। कौन सा धातु उपस्थित रहते हैं? मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है कौन लवक? तो हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण में सहायता कौन सा लवक करता है? हरित लवक। कोशिका का रसोई घर कौन सा लवक कहलाता है? तो हरित लवक। कोशिकाओं का मतलब कोशिकाओं का रसोई घर तो हरित लवक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? लाइकोपीन। टमाटर का रंग लाल होता है किसके कारण? लाइकोपीन। हल्दी का रंग पीला होता है किसके कारण? तो ज़ैंथोफिल। किसके कारण? ज़ैंथोफिल। पपीता में पीला रंग किसके कारण? तो कैरिका ज़ैंथीन के कारण। किसका? कैरिका ज़ैंथीन के कारण। सेब में लाल रंग किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण। सेब में लाल रंग किसके कारण? एंथोसाइनिन। पपीता में पीला रंग कैरिकोजेंथिन। किस क्या कारण रहेगा? कैरिकोजेंथिन। हल्दी में पीला रंग किसके कारण? ज़ैंथोफिल के कारण। टमाटर में मतलब लाल रंग किसके कारण? लाइकोपीन। टमाटर का लाल रंग किसके कारण? लाइकोपीन। हल्दी में पीला रंग किसके कारण? ज़ैंथोफिल। पपीता में पीला रंग किसके कारण? कैरिकोजेंथिन। गाजर में कौन सा वर्णक पाए जाते हैं? तो कैरोटीन। कौन सा वर्णक पाए जाते हैं? कैरोटीन। केंद्र की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्र की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका प्रबंधन का कार्य क्या है? तो केंद्रक। कोशिका प्रबंधन का कार्य कौन करता है? तो केंद्रक। कोशिका का दिमाग कौन कहलाता है? कोशिका का दिमाग किसको कहते हैं? केंद्रक को। केंद्रक का मुख्य भाग क्या होता है? क्रोमैटिन। केंद्र का मुख्य भाग क्रोमैटिन। कोशिका की निर्जीव रचना है रसधानी। कोशिका की निर्जीव रचना कौन हो सकते हैं? तो रसधानी। रसधानी पाया जाता है किसमें? पादप कोशिका में। रसधानी कहाँ पाए जाते हैं? पादप कोशिका में। तारकाय की खोज किसने किया? तो बोवेरी ने। किसने किया? बोवेरी ने, ठीक है। तारकाय पाए जाते हैं कहाँ पे? तो जंतु कोशिका में। तारकाय पाए जाते हैं कहाँ पे? जंतु कोशिका में। चलिए लाइन कट गया है, यहाँ पे इन्वर्टर की अभाव है आज। चलिए इस तरह से आप लोग चैनल पर बने रहिए। हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आप इस चैनल के माध्यम से लगातार जुड़े रहते हैं तो आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में कभी भी परेशानी नहीं होगी। अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मेरा कोशिश रहेगा कि उसका पूर्ति करने का काम किया जाए। जय हिंद।